दोस्तों डेंडेडन एनिमे के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओकारुन और मोमो दोनों ओकारुन की उन बॉल्स को ढूंढ रहे थे जिन्हें टर्बो ग्रैनी ने गिरा दिया था और उनमें से एक बॉल आयरा को मिल गई थी। और फिर आयरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोमो को सबक सिखाने के लिए उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आई थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक्रोबेटिक सिल्की नाम की एक स्पिरिट ने मोमो, ओकारुन और आयरा तीनों को निगल लिया था। लेकिन जलने के बाद एक्रोबेटिक सिल्की ने उन्हें वापस बाहर भी निकाल दिया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम पास्ट में एक्रोबेटिक सिल्की को एक सुनसान सड़क पर भागते हुए देखते हैं, जैसे वो काफी परेशान हो। अब तभी एक्रोबेटिक सिल्की की आंख खुलती है और उसके सामने आयरा बेहोश पड़ी हुई थी। उसे देखकर एक्रोबेटिक सिल्की को ऐसा लगता है कि ओकारुन और मोमो की वजह से ही आयरा उससे दूर हुई है। और ये सोचकर एक्रोबेटिक सिल्की मोमो और ओकारुन पर हमला करने लगती है और इनसे कहती है कि मेरी आयरा मुझे वापस करो। यहाँ मोमो और ओकारुन बेहोश पड़ी आयरा को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी ओकारुन मोमो से कहता है कि इस जगह पर ज्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मुझे भागने में काफी परेशानी हो रही है मोमो चैन। ये सुनकर मोमो ओकारुन से बस भागते रहने के लिए बोलती है। लेकिन अब तभी एक्रोबेटिक सिल्की अपने बालों से मोमो को उठाकर दूर फेंक देती है। लेकिन ओकारुन भागना बंद नहीं करता और एक्रोबेटिक सिल्की भी लगातार अपने बालों से उस पर हमला करती रहती है। और अब एक्रोबेटिक सिल्की ओकारुन को भी गिरा देती है और उसके साथ आयरा भी जमीन पर गिर जाती है। तभी एक्रोबेटिक सिल्की आयरा से कहती है कि तुमने मुझे मम्मी नहीं बोला, इसलिए अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इतना बोलकर एक्रोबेटिक सिल्की आयरा को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन अब तभी एक्रोबेटिक सिल्की बीच में ही अटक जाती है और उसके बाल पूरी तरह से वेयर हाउस में अटक चुके थे। यहाँ अब एक्रोबेटिक सिल्की अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती और तभी मोमो उसके पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारे बाल वेयर हाउस में अटक चुके हैं और यही तो मेरा प्लान था। साथ ही यहाँ पर मोमो ओकारुन के भागते रहने की तारीफ करती है और ये देखकर एक्रोबेटिक सिल्की को काफी गुस्सा आ जाता है। वो वेयर हाउस के पिलर्स को तोड़ने लगती है। लेकिन अब तभी मोमो अपनी स्पिरिट हैंड से एक्रोबेटिक सिल्की के दोनों पैर पकड़ लेती है और ओकारुन से उसकी पूरी पावर से एक्रोबेटिक सिल्की के पंच मारने के लिए बोलती है। लेकिन ओकारुन मोमो से कहता है कि मैं बस भागने में तेज हूँ, मैंने आज से पहले किसी को भी पंच नहीं मारा। ये सुनकर मोमो ओकारुन के ऊपर दोबारा गुस्सा करने लगती है और फिर इनकी नजर हटते ही एक्रोबेटिक सिल्की अपने सर के सारे बाल उखाड़ देती है और आजाद हो जाती है। वो पूरी पावर से मोमो के ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन तभी ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है और एक्रोबेटिक सिल्की को काफी जोर की टक्कर मारता है, जिससे एक्रोबेटिक सिल्की वेयरहाउस के बाहर जाकर गिरती है। और ये देखकर मोमो भी हैरान रह जाती है। वो ओकारुन की तारीफ करने लगती है। लेकिन इस हमले को करने के बाद ओकारुन की हालत भी खराब हो चुकी थी। अब तभी टर्बो ग्रैनी ओकारुन के पास आती है और उससे कहती है मेरी पावर होने के बाद भी तुम बस इतना ही अटैक कर पाए, कितनी शर्म की बात है। यहाँ मोमो भी ओकारुन और टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि अब हम एक्रोबेटिक सिल्की का क्या करेंगे। इस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि उसने मेरा अटैक खाया है और अब वो काफी समय तक उठ नहीं पाएगी और ना ही अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर पाएगी। इसके बाद टर्बो ग्रैनी आयरा की जेब से ओकारुन की वही बॉल निकालकर उसे दे देती है और ये देखकर मोमो ओकारुन का मजाक बनाने लगती है। अब तभी टर्बो ग्रैनी आयरा को चेक करती है और इन्हें बताती है कि आयरा मर चुकी है। और ये सुनकर मोमो और ओकारुन हैरान ही रह जाते हैं। वो दोनों आयरा की पल्स और हार्टबीट को चेक करने लगते हैं। तभी टर्बो ग्रैनी इन दोनों को बताती है कि अगर किसी आम इंसान को कोई घोस्ट खा ले तो वो इंसान तो मर ही जाएगा। साथ ही यहाँ पर टर्बो ग्रैनी इनसे बोलती है कि मोमो के पास साइकिक पावर है और ओकारुन के पास मेरी पावर्स थी, इसीलिए तुम दोनों जिंदा बच पाए हो। ये सब सुनने के बाद मोमो ओकारुन से आयरा को सीपीआर देने के लिए कहती है और खुद अपनी साइकिक पावर से आयरा के हार्ट को प्रेस करने लगती है। लेकिन टर्बो ग्रैनी इन दोनों से कहती है कि ये सब करने का अब कोई फायदा नहीं होगा, आयरा अब जिंदा नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ मोमो चिल्लाकर टर्बो ग्रैनी को चुप करा देती है और उसे तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलती है। अब तभी एक्रोबेटिक सिल्की यहाँ पर आ जाती है और वो इन दोनों से कहती है कि सीपीआर देने से आयरा जिंदा नहीं होगी और मेरे पास आयरा को जिंदा करने का एक तरीका है। यहाँ एक्रोबेटिक सिल्की इन दोनों से कहती है कि अगर मैं अपना ऑरा आयरा को दे दूं तो आयरा ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऑरा बिल्कुल एक बैटरी की तरह काम करता है। और अब क्योंकि आयरा का ऑरा खत्म हो चुका है, इसलिए वो मेरा ऑरा लेकर वापस ठीक हो सकती है। लेकिन मोमो को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। मोमो उससे कहती है कि तुम ये सब आयरा को खाने के लिए बोल रही हो। ये सुनकर एक्रोबेटिक सिल्की अपने मुंह को 2 हिस्सों में तोड़ लेती है और मोमो से कहती है कि अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो तुम रोड लेकर मेरा मुंह कुचल दो। यहाँ अब टर्बो ग्रैनी भी मोमो से कहती है कि ये सच बोल रही है, ऑरा मिलने से आयरा ठीक हो जाएगी और उसे बचाने का बस यही रास्ता है। ये सुनकर मोमो इनकी बात मान लेती है। लेकिन वो एक्रोबेटिक सिल्की से कहती है कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हारा मुंह कुचल दूंगी। साथ ही यहाँ पर मोमो एक्रोबेटिक सिल्की से पूछती है कि तुम अपने ऑरा को आयरा के ऑरा से रिप्लेस कैसे करोगी। इस पर सिल्की मोमो से कहती है कि तुम्हें अपनी साइकिक पावर को यूज करके हमारे ऑरा को बदलना होगा। ये सुनकर अब मोमो एक्रोबेटिक सिल्की के ऑरा को पकड़कर आयरा के ऑरा में ट्रांसफर करने लगती है।
लेकिन अब जैसे ही मोमो एक्रोबेटिक सिल्की के ऑरा को छूती है तो उसे सिल्की के घोस्ट बनने से पहले की लाइफ दिखाई देने लगती है, जहाँ एक्रोबेटिक सिल्की एक प्रोस्टिट्यूट होती है और यहाँ सिल्की ये सब गलत काम बस अपनी बेटी को पालने के लिए कर रही थी। इसके बाद एक्रोबेटिक सिल्की अपने घर वापस आती है, जहाँ उसकी बेटी उसे देखकर काफी खुश होती है। यहाँ एक्रोबेटिक सिल्की अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देने के लिए दिन रात काम करती है और उसकी बेटी को डांस का भी काफी शौक था, इसीलिए सिल्की हर रोज काम से आने के बाद अपनी बेटी को डांस भी सिखाती थी और वो अपनी बेटी का काफी अच्छे से ध्यान रखती थी। यहाँ इन दोनों की लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी और ये दोनों काफी खुश थी। एक्रोबेटिक सिल्की अपनी बेटी को उसके बर्थडे पर रेड कलर की ड्रेस भी गिफ्ट करती है। इसके बाद जब एक रात एक्रोबेटिक सिल्की अपने घर में होती है तो तभी कुछ आदमी उसके घर पर हमला करने लगते हैं। यहाँ सिल्की उनसे बचने की कोशिश करती है और तभी एक आदमी उसे खिड़की पर फेंकता है और खिड़की टूटने की वजह से उसके हाथों पैरों में बुरी तरह से कांच घुस जाती है और खून निकलने लगता है। यहाँ ये आदमी उसकी बेटी को और उसके सारे पैसों को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। एक्रोबेटिक सिल्की इनका पीछा करके इन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन चोट लगने की वजह से एक्रोबेटिक सिल्की उन्हें नहीं पकड़ पाती और वो लोग उसकी बेटी को अपने साथ ही ले जाते हैं। इसके बाद एक्रोबेटिक सिल्की अपनी बेटी को याद करके एक छत पर जाती है और डांस करने लगती है और छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस तरह एक्रोबेटिक सिल्की एक स्पिरिट बन जाती है, जिसे बाद में अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने अपनी कोई कीमती चीज खो दी है। अब एक दिन अचानक से एक बच्ची उसके पास आती है और उससे कहती है माँ, और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि छोटी आयरा थी। यहाँ आयरा के डैड उसे अपने पास बुला लेते हैं और हमें पता चलता है कि आयरा जब छोटी थी तो तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और आयरा के बार बार अपनी माँ के बारे में पूछने की वजह से आयरा के डैड ने आयरा से कहा था कि तुम्हारी माँ बहुत दूर चली गई हैं और शायद इसी वजह से आयरा ने अभी एक्रोबेटिक सिल्की को अपनी माँ समझ लिया और उसे माँ कहा। लेकिन यहाँ पर अब आयरा के डैड उसे ले जाते हैं, मगर एक्रोबेटिक सिल्की को आयरा के मुंह से माँ सुनकर काफी अच्छा लगता है और वो सोचती है कि हाँ यही तो मेरी बेटी है। और इसी वजह से अब एक्रोबेटिक सिल्की आयरा को हर खतरे से प्रोटेक्ट करने की ठान लेती है और इस तरह एक्रोबेटिक सिल्की एक खतरनाक घोस्ट बन जाती है। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में आयरा की आंख खुलती है, जिसकी आंखों में आंसू थे, उसे सब कुछ पता चल चुका था और यहाँ मोमो भी ये सब जानने के बाद काफी उदास हो जाती है और रोने लगती है। मोमो को रोते हुए देखकर ओकारुन को लगता है कि एक्रोबेटिक सिल्की ने मोमो को कुछ करा है, इसीलिए ओकारुन उस पर हमला करने जाने लगता है, लेकिन मोमो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तभी एक्रोबेटिक सिल्की आयरा से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का सोचा था, लेकिन मैंने ज्यादा इमोशन में बहकर तुम्हें ही नुकसान पहुंचा दिया। ये सब बोलते बोलते एक्रोबेटिक सिल्की का शरीर अब राख बनने लगता है और ये देखकर मोमो ग्रैनी से पूछती है कि आखिर इसे क्या हो रहा है। इस पर ग्रैनी बताती है कि ऑरा एक बैटरी की तरह होता है और अब ऑरा देने की वजह से एक्रोबेटिक सिल्की मर रही है और अब बिना ऑरा के एक्रोबेटिक सिल्की की स्पिरिट इस दुनिया से मिट जाएगी और एक्रोबेटिक सिल्की ऐसी हो जाएगी जैसे उसकी स्पिरिट या फिर वो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। यहाँ ये सब सुनकर मोमो और आयरा को काफी बुरा लगता है और यहाँ पर एक्रोबेटिक सिल्की अपने आखिरी समय में अपनी बेटी के बारे में सोचती है और कहती है कि काश मैं अपनी बेटी को और ज्यादा अच्छे कपड़े दिला पाती और काश मैं अपनी बेटी के साथ और ज्यादा खेल पाती। साथ ही यहाँ पर एक्रोबेटिक सिल्की अपनी बेटी से भी माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी गरीबी और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुझे माफ कर देना। सिल्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी आयरा भाग कर आती है और एक्रोबेटिक सिल्की के गले लग जाती है और कहती है कि माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी माँ हो और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी की आत्मा को शांति मिल जाए और तुम दोनों को अब कोई भी परेशान ना करे। साथ ही यहाँ पर आयरा एक्रोबेटिक सिल्की से प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। अब इसके बाद एक्रोबेटिक सिल्की का पूरा शरीर राख बनकर हवा में उड़ जाता है और इसी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।